कल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री डेजिग्नेट उमर अब्दुल्ला कल शपथ लेने जा रहे हैं। कल 11 बजे स्वेरिंग इन सेरेमनी होगी और स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले सर जोड़कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी लीडरशिप को 9 लोगों को चुनना है जिन्हें वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन पर हमने डिटेल में आपको बताया था कि अगर हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, राजौरी पुंछ का इलाका, डोडा किश्तवाड़ रामबन का इलाका, रियासी उधमपुर का इलाका और उसके बाद सांबा कठुआ जम्मू का इलाका। अब इन इलाकों में अगर हम इस तरीके से जम्मू कश्मीर को बांटते हैं तो फिर इन इलाकों की जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं उनको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एकोमोडेट करेंगे, मगर कांग्रेस को भी आपने भागीदारी देनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, महिलाओं को भी आपने भागीदारी देनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, और उसके बाद मुझे आप लोग माफ करेंगे 10 नहीं बल्कि केवल 9 मंत्री बनने हैं। और अगर मंत्री पद के दावेदारों की बात की जाए तो जो सीनियर लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, जिसमें चौधरी मोहम्मद माफ कीजिएगा जिसमें जावेद राना है, मुबारक गुल है, चौधरी मोहम्मद रमजान इलेक्शन हार गए, एजाज जान है, डॉक्टर बशीर वीरी हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद कांग्रेस की तरफ से हैं, तारिक हमीद करा कांग्रेस की तरफ से हैं, जी अमीर कांग्रेस की तरफ से हैं, शमीमा फिरदौस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, सकीना इक्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से और कई सीनियर लीडर हैं। मीर सैफुल्लाह की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर लीडर हैं। नजीर गुरेजी की बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी एक बहुत सीनियर लीडर है। उसके अलावा कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर नासिर असलम वानी को वाकई गांधरबल से उनको चुनाव लड़ाया जाता है और वो चुनाव जीतकर आते हैं, वो उमर अब्दुल्ला के सबसे करीबी आदमी हैं, जाहिर सी बात है वो मंत्री पद के दावेदार होंगे। तनवीर सादिक शिया समुदाय से आते हैं, वो भी मंत्री पद के दावेदार हैं। तो ये सारे दावेदार और इन दावेदारों के बीच में आपके पास मुनव्वर करने के लिए केवल और केवल 9 मंत्री पद हैं और इसमें मुख्यमंत्री भी इंक्लूडेड है। यानी आपको 9 मिनिस्टर बनाने हैं जिसमें मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इंक्लूड होंगे। नॉर्थ कश्मीर से आपको एक दावेदार चुनना है, सेंट्रल कश्मीर से एक, साउथ कश्मीर से एक, फिर राजौरी पुंछ से आप एक चुनेंगे, फिर डोडा किश्तवाड़ रामबन, फिर रियासी उधमपुर, सांबा कठुआ जम्मू और उसके बाद कांग्रेस, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री। और इतना ही नहीं बल्कि इसमें शेड्यूल ट्राइब की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हालांकि शेड्यूल कास्ट में से कोई भी एमएलए चुनाव जो है किसी और पार्टी के मैंडेट पर नहीं जीता है, तो इसलिए शेड्यूल कास्ट को इस सरकार में रिप्रेजेंटेशन मिलना लगभग ना के बराबर है। तो आपको एसटी के कोटे में किसी एक को आप मंत्री बनाते हैं तो संभवतः आप ये कहेंगे कि यही तमाम जितने भी लोग एसटी एसटी में हैं ये उनके नुमाइंदा हैं। अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, वाल्मीकि समुदाय के लोग, अन्य कई समुदाय हैं जो समुदाय इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब अगर आप जम्मू की बात करें तो जम्मू में पिछले दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट बांटे तो अलग अलग तरह के स्वर थे कि ब्राह्मण समाज को इग्नोर किया गया, राजपूत समाज को इग्नोर किया गया, महाजन समाज को इग्नोर किया गया, कई और समाजों की बात की गई जिनके बारे में कहा गया कि इन समाजों को इग्नोर किया गया है। अब जहां ये आरोप लगते हो वहां इन बातों का भी ख्याल रखना है। जम्मू के साथ अगर संवाद करना है तो जम्मू को भी यूनिट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भूमिका मिलनी चाहिए। पार्टी के अंदर वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि जम्मू से अगर जो जीतने वाले प्रत्याशी उनका नंबर कम है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उनका नंबर कम ही होना चाहिए। मगर वो जम्मू जिसे 2002 के बाद लगातार उप मुख्यमंत्री का पद मिलता रहा है और जहां से 2005 में मुख्यमंत्री बने थे गुलाम नबी आजाद और 2009 से लेकर 2014 तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर आसीन रहे ताराचंद आसीन रहे और उसके बाद 2014 से लेकर 2018 तक जो सरकार जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी की चली उसमें डॉक्टर निर्मल सिंह रहे। अब अचानक साल 2024 में एक बड़ा मैंडेट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बना रही है। तो जाहिर सी बात है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनानी है और वो उप मुख्यमंत्री का पद किसी को नहीं देते
और वो सीधा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 9 मिनिस्टरों को अपने समेत बना लेते हैं, तो उससे जाहिर सी बात है जम्मू में एक मैसेज अच्छा नहीं जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि ऑलरेडी विपक्ष जो है विपक्ष बहुत मजबूत है और मजबूती के साथ विपक्ष फिर उन तमाम लोगों के ऊपर कटाक्ष भी करेगा जो लोग इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन का हिस्सा बनने के लिए गए हैं। ऑलरेडी अलग अगर आप उनके क्षेत्रों में चले जाएं तो वहां जबरदस्त गुस्सा है लोगों के बीच में, जबरदस्त नाराजगी है लोगों के बीच में। वो ये कह रहे हैं कि हमने जो मैंडेट इन्हें दिया था उस मैंडेट के बाद जो इन नेताओं ने किया वो ठीक नहीं है। ये होता है जब भी आप कोई चुनाव का नतीजा आता है, उसके नतीजे में आपकी जो वोटर होता है उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ है और नेता जो है उसको लगता है कि वो वोटरों की ज्यादा बढ़िया तरीके से खिदमत ऐसे कर सकता है, वो अपने फैसले लेता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है, हार्टबर्न होता है, एक नाराजगी होती, गुस्सा होता है। जिस हार्टबर्न, जिस गुस्से को, जिस नाराजगी को एड्रेस करने की जबरदस्त जरूरत है। अब करेंगे कैसे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखें जो 7 आजाद उम्मीदवार जीते उसमें सतीश शर्मा छंब से जीते, डॉक्टर रामेश्वर बन्नी से जीते, सुरेंद्र, उसके अलावा मुजफ्फर खान राजौरी से जीते, थाना मंडी से जीते, चौधरी मोहम्मद अकरम ने सुरनकोट से चुनाव जीता, खुर्शीद शबीर कुल्ले ने शुपिन से चुनाव जीता, खुर्शीद शेख अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं लंगेट से, उन्होंने चुनाव जीता। तो ये बेसिकली सिचुएशन है इस पूरे इलाके की। अब इन सारी इक्वेशंस को, इन सारे डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा होता है कि किस तरीके से 9 लोगों के मंत्रिमंडल में किस तरीके से इन तमाम लोगों को एकोमोडेट किया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल जो आम जनता के बीच में है कि कांग्रेस कहां जाएगी। क्या कांग्रेस को एक मंत्री पद लेकर खामोश होना पड़ेगा? कांग्रेस के पास दिग्गजों में पीरजादा मोहम्मद सैयद है, तारिक हमीद करा है, गुलाम अहमद मीर है। अब आप इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पीरजादा मोहम्मद सैयद की दावेदारी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है जितनी ज्यादा दावेदारी मजबूत गुलाम अहमद मीर की है। उसका कारण यह कि पीरजादा मोहम्मद सैयद ने पार्टी छोड़ी थी, डीपीएपी में चले गए थे और वहां से उसके बाद वो दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुए। उसके बाद एक और मजबूत दावेदार इफ्तिखार अहमद है, नए हैं, नौजवान हैं। कोशिश होगी कि जाहिर सी बात है, कोशिश होगी उनके भी कि भाई मुझे इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है मौका मिले। मगर वही एक अनार 100 बीमार, पहले ये हुआ करता था बेचारे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए कि एक पोस्ट निकलती थी और उसके लिए दावेदारी दुनिया भर के लोगों की होती थी। आज अब मंत्रिमंडल में केवल 9 पद हैं और वो एक बहुत बड़ा समूह है नेताओं का जिनकी इसके लिए दावेदारी है। 12 रात गए तक पता चल जाएगा किस किस को टेलीफोन आ गया, किसको कहा गया है कि आप एचकन पहन करो, खूबसूरत लिबास पहनकर आप सुबह राजभवन आए क्योंकि आपने हलफ उठाना है, आपने मंत्री बनना है। और अगर मैं एक और रिकॉर्ड पर नजर दोहराऊं तो जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन थे जो 15 अक्टूबर 1947 से लेकर 5 मार्च 1948 तक लगभग 142 दिन जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1953 तक जम्मू कश्मीर के इंटरिम सरकार जो जम्मू कश्मीर की बनी उसके प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद उनको जेल भेजा गया। फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद 1953 से लेकर 1963 तक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने रहे और फिर उसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जीएम सादिक आए 1964 में और 30 मार्च 1965 तक वो प्रधानमंत्री ही रहे और 30 मार्च 1965 में संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जम्मू कश्मीर के अमेंडमेंट्स करी गई। उस अमेंडमेंट के कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने मार्च 30, 1965 को और अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला और तारीख आपको नोट करनी होगी 16 अक्टूबर 2024। 16 अक्टूबर 2024 को वो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और फर्क ये कि जब सादिक बने, बख्शी गुलाम मोहम्मद बने या उसके बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 1975 में एमएलसी बन के मुख्यमंत्री बने, 77 में वो एमएलए बने और फिर लंबे समय तक गांधरबल से वो एमएलए भी रहे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बाद अब्दुल्ला डायनेस्टी, जीएम शाह मुख्यमंत्री रहे, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आए, फिर दोबारा से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिपीट हुए, फिर मुफ्ती मोहम्मद सैयद आए, फिर गुलाम नबी आजाद, उसके बाद उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बाद मुफ्ती मोहम्मद सैयद दोबारा से, फिर महबूबा मुफ्ती और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब कल ये शपथ ग्रहण समारोह कल 11 बजे होना है
और कल साफ हो जाएगा कि जम्मू संभाग को इस काउंसिल मिनिस्टर्स में कितनी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी और जो कश्मीर घाटी के अलग अलग संभाग, अलग अलग रीजन है, उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी। बहुत मुश्किल भरा काम जो है वो उमर अब्दुल्ला को करना है। एक तो तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी है, दूसरा इस बात का ख्याल रखना है कि आप एक स्टेट में नहीं, आप एक यूनियन टेरिटरी में हैं, जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के पास भी हैं और आपके पास भी हैं। तीसरा इस बात का भी उमर अब्दुल्ला को ख्याल रखना है कि 29 लोग जो विपक्ष में हैं वो सारे के सारे जम्मू संभाग से हैं। चौथी बात जो उनको जहन में रखनी है वो ये कि रीजनल बैलेंस को सब रीजनल बैलेंस का ख्याल करते हुए आगे बढ़ना है। और सबसे अहम बात उनको ये ख्याल करके रखनी है कि 2014 से पहले वाले जम्मू कश्मीर में हालात कुछ और थे, लोगों के सोचने का तरीका कुछ और था, और साल 2024 में लोगों के सोचने का तरीका बदल चुका है, लोगों का चीजें समझने का तरीका बदल चुका है। तो अब इस जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी मुश्किल उमर अब्दुल्ला के लिए तब होगी जिस दिन उनको यह महसूस हो जाए कि वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी के साथ बात तो कर सकते हैं, लेकिन हालात हाजरा पर जो तबादला ख्याल करना और उनसे कोई ब्रीफिंग लेना वो जरा उनके लिए मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो सारी ब्रीफिंग उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर को करनी है। उसके अलावा वो यूनिफाइड कमांड के अब चीफ नहीं होंगे। उसके अलावा उन्हें आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने की, पोस्ट करने की ताकत उनके पास नहीं होगी। कई और ताकतें हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर ना उनके पास होंगी, ना उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होंगी, लेकिन जो ताकतें उनके पास है उसमें वो बिजली के 200 यूनिट माफ कर सकते हैं। जो ताकतें उनके पास है उन ताकतों का इस्तेमाल करते हुए वो 12 सिलेंडर की जो बात उन्होंने कही है, उस 12 सिलेंडर की बात को वो जम्मू कश्मीर में लागू कर सकते हैं। लेकिन वो तब मुमकिन हो पाएगा जब मरकज के साथ उनकी इन 12 सिलेंडरों को लेकर तफसीली गुफ्तगू होगी। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई और वादे हैं जो उमर अब्दुल्ला ने किए हैं, और उन तमाम वादों को तब जाकर आप पूरा कर पाएंगे जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। लेकिन जो ही आप आए तो आते आते आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जब जो ही आप आए आते आते आप कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस रिक्रूटमेंट को लेकर, क्योंकि फॉर्म की आखिरी डेट निकल चुकी है, अब स्टूडेंट्स का यह है कि जनाब दोबारा से पोर्टल को खोला जाए, उम्र जो है वो बढ़ाई जाए ताकि और ज्यादा बच्चों को जो है रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। तो जाहिर सी बात है वो भी देखने वाला होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला गृह विभाग को और गृह सचिव को ये कन्विंस कर पाएंगे, और अगर कन्विंस कर पाए तो क्या उसके नतीजे में वाकई वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद क्या दोबारा से पोर्टल खुलेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें जो हैं, ये उमर अब्दुल्ला के जहन में होंगी जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक सबसे बड़ा मुश्किल भरा काम जो उमर अब्दुल्ला को करना है वो है 200 यूनिट फ्री बिजली। एक वो शख्स जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर रह चुका हो, जो जम्मू कश्मीर के माली हालात से वाकिफ है, जो जानता है कि एक गलत फहमी है जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन में कि हम इतनी बिजली बनाते हैं कि हमें बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम अपनी सारी बिजली जो है बाहर बेचना बंद कर दें। ये गलत फहमी आपकी, इसको जितना जल्दी आप दूर करें उतना बेहतर है। आपकी बिजली की नीड्स इतनी ज्यादा हैं कि उनको आपके तमाम हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो इस वक्त ऑपरेशनल है पूरा नहीं कर सकते, इसलिए बाहर से बिजली खरीदनी पड़ती है। तो आपका बिजली खरीदने का जो खर्चा है वो 10,000 करोड़ के करीब करीब है, और आप जो रेवेन्यू आपका है वो 3-3.5 करोड़ के करीब करीब है। तो जो ही आप 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो आपका जो रेवेन्यू वो और घट जाएगा, और आपका जो बिजली खरीदने का सिलसिला है वो तो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो मान लीजिए आप 11,000 करोड़ की बिजली खरीदते हैं, आपका रेवेन्यू 3500 करोड़ से सुकड़ के 2,000 पे पहुंच गया। 8,000 करोड़ का हर साल आपको बंदोबस्त करना होगा बिजली खरीदने के लिए। कहां से करेंगे, कहां से लाएंगे आप? तो ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों पर बड़ी सीरियसनेस के साथ उमर अब्दुल्ला को, उनकी कैबिनेट को सोचना होगा। और जैसा मैंने आपको कहा, अब मैं पढ़ रहा हूं, चक्कर देव सिंह ठाकुर कह रहे हैं 12 सिलेंडर सिर्फ उनके लिए जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं। नारायण भारती पूछ रहे हैं कि डेली वेजेस का क्या होगा। फारूक मोहम्मद साहब कह रहे हैं अननेसेसरी कंफ्यूजन, और बड़े सारे लोग इसमें एक सवाल पूछते हैं, कहते जी आपको क्या परेशानी है, उमर अब्दुल्ला की सरकार बन रही है। मुझे लगता है अभी तक मैं पत्रकार ही हूं और मेरी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि मुझे रोज कोई कहानी करनी है, रोज आप तक कुछ न कुछ पहुंचाना है जिसके जरिए आपको यह पता चले
कि रियासत में क्या कुछ हो रहा है। तो अब जाहिर सी बात है, जो मेरा काम है, अगर मैं वो काम भी नहीं करूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा। अच्छा, अब तारिक अहमद भट्ट साहब भी कह रहे हैं कि जनाब जो खराबी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने की। तो ये सारी बातें जो सोशल मीडिया के ऊपर, जाहिर सी बात है, ओपन प्लेटफॉर्म, और एक ओपन प्लेटफॉर्म पर आपको इजाजत है जो मर्जी आपको बोले। अनएम्प्लॉयड को लेकर ओजी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि जल्द से जल्द आने के बाद एक तो सरकार को चाहिए कि वो जो उन्होंने कहा है कि फॉर्म भरने के लिए एक ही बार आपको फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद कभी नहीं देनी पड़ेगी, उस पर गंभीरता के साथ जो सरकार को सोचना चाहिए और एज रिलैक्सेशन पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। बहरहाल खबर यही कि उमर अब्दुल्ला के सर पे सजने जा रहा है कांटू का ताज, और उमर अब्दुल्ला को कल शपथ उठाएंगे वो 8 और मंत्रियों के साथ, यानी 9 मंत्री होंगे मंत्रिमंडल में। और अब जो भी तस्वीर आएगी उस तस्वीर में आपको एक बड़ा इंटरेस्ट मिलेगा उन तमाम ऑफिसर्स का। तो और कल ये भी होगा कि कल जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिटिकल एडवाइजर और मीडिया एडवाइजर, ये 2 पोजीशंस हैं जिन 2 पोजीशंस को उमर अब्दुल्ला फिल कर सकते हैं। वहां पर जाहिर सी बात है उमर अब्दुल्ला के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है उनको मौका मिल सकता है। तो चलिए कल के शपथ ग्रहण समारोह में क्या होता है, मगर जम्मू संभाग के लोगों की नजरें उन नेताओं पर होंगे जो नेता जम्मू से कश्मीर गए हैं, ये कहकर कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह ही नहीं मिल रही है, बल्कि वो मान सम्मान मिल रहा है, जिस मान सम्मान के बाद जम्मू संभाग को लगेगा कि इस सरकार में जम्मू संभाग का भी पूरा हिस्सा है। तो देखना ही होगा कि कल उन्हें क्या मिलता है। ये भी बिल्कुल अनिल चौधरी पूछ रहे हैं कि एलजी के पास क्या पावर, चीफ मिनिस्टर के पास क्या पावर्स है। देखिए जी, एग्जीक्यूटिव पावर चीफ मिनिस्टर के पास लगभग तमाम है, लेकिन फर्क यह है कि जो भी बड़ा फैसला वो करेंगे उस पर मोहर लेफ्टिनेंट गवर्नर की लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिव चौधरी पूछे शेर कश्मीर बर्थडे, देखिए ये तो अब जाहिर सी बात एक बड़ा इमोशनल फैसला है, और ये होगा नहीं होगा ये तो जाहिर सी बात है, ये जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ेगी तब जाकर पता चलेगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो कैसे करेंगे। नासिर साहब कह रहे हैं कि जी अनशेड्यूल्ड पावर कट्स हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। तो ये सारे हैं जी सिलसिले। तो कल हमारी नजर रहेगी मंत्रिमंडल क्या होगा उमर अब्दुल्ला का, और क्या रीजनल इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए, रीजनल इक्वेशंस के साथ में रिलीजियस इक्वेशंस और रिलीजियस इक्वेशंस के साथ में जो कम्युनिटी वाइज जम्मू कश्मीर की पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए कल जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा तो उसके बाद आपको बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला ने जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को में जिन को जगह दी है, क्या वो बिल्कुल उस खाके के मुताबिक है जो खाका स्ट्रेट लाइन ने आपको आज से कुछ दिन पहले आपके साथ साझा किया था।